इस स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत में। आप लोग को जैसा कि पता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही तरह से पढ़ाए जा चुके हैं, थ्योरेटिकल भी और एमसीक्यू भी दोनों ही पढ़ाए जा चुके हैं। और अब आप लोगों का चैप्टर 3 आज स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 3 की मैं एक टॉपिक को आज अच्छे से कवर करने वाली हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। और जैसे ही एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा, एक दिन मैराथन चलेगा जिसमें बहुत सारे सभी का कॉम्बो होगा, पांचों चैप्टर का, जिसमें अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे। वो पूरे एमसीक्यू होंगे और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिटन एग्जाम के लिए वो भी आप लोगों को उसमें दे दिए जाएंगे नीचे। और आप लोग आंसर राइटिंग उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को कहेंगे आंसर राइटिंग करने के लिए तो वो भी स्टडी हब के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षण के सिद्धांत में आप लोगों का ये चैप्टर 3 है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा ही चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए, आप लोगों का चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 का शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ टीचिंग। मतलब कितनी टीचिंग में स्टेज आती हैं, क्या क्या करना पड़ता है एक टीचर को, एक बच्चे को, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जैसा कि पहले ही देखिए लिखा गया है यहाँ पे, जो हाईलाइटेड है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी बुक खोल के पढ़ रहे हैं तो बुक में ये पॉइंट हाईलाइट ज़रूर कराएं। या अगर बुक नहीं है आप लोगों के पास, एक कॉपी पेन उठा कर रख लीजिए और उस पर नोट डाउन ज़रूर कराएं। अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो वीडियो को रिपीट पे देखें ताकि आप लोग के दिमाग में चला जाए। चलिए, तो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा केंद्र है? तो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। ठीक है, क्या केंद्र है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र क्या होता है? अधिगम को प्रभावशाली। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखने को प्रभावशाली। शिक्षण प्रक्रिया एक केंद्र होता है जो सीखने को प्रभावशाली, मतलब आप कैसे कुछ सीख रहे हो शिक्षण के द्वारा दिलचस्प बनाया जा सकता है। इसी को हम लोग शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, शिक्षण क्रियाओं को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना ही होगा, वरना ये क्रियाएं निरर्थक क्रियाएं बनकर रह जाएंगी। शिक्षण क्रियाओं में कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण प्रक्रिया को संलिप्त विभिन्न चरणों की पुष्टि की है, लेकिन जेम्स के डंकन इनका नाम याद रखिएगा, इस चैप्टर में काफ़ी बार ये आएंगे। डंक मार के आप लोगों को आएंगे बताने। ठीक है, देखिए, जेम्स के डंकन मतलब डंकन ये डंक मारते थे। ऐसे आप लोग कुछ चीज़ें को रिलेट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। जेम्स के डंकन ने अपनी पुस्तक, तो इनके पुस्तक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे उस यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर देखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं। आप लोग की यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है तो एक शायद हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में आए, तो देख लीजिए आप लोग। जेम्स के डंकन की अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिसिस, क्या नाम? जेम्स के डंकन की पुस्तक का क्या नाम है? टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस आप लोग याद रखिएगा। डंकन जी के पुस्तक का नाम। शिक्षक को 4 चरणों में, ऐसे पूछ सकता है, जेम्स के डंकन ने अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में शिक्षण के कितने चरणों को? तो 4 चरणों को आप लोग याद रखिएगा, 4 चरणों को। ठीक है, देख लीजिए, इनके पुस्तक का नाम है टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। यहीं पे 4 हो रहा है ना, तो इसी को आप लोग याद कर लीजिए, 4 चरणों में। ऐसे सब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना चालू कीजिए और अभी से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए कि और सबसे थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का और ज़्यादा अच्छा नंबर आए। ठीक है, शिक्षण को 4 चरणों वाली क्रिया माना है। एक क्रियाएं कौन कौन सी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्रिया होता है पाठ्यक्रम योजना चरण। मतलब आप लोग को पाठ्यक्रम, टीचर कोई पाठ्यक्रम योजना बनाता है वो चरण आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अनुदेशन चरण। ठीक है, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें क्या क्या टीचर एक बच्चे को क्या क्या अनुदेशन देता है वो हो जाता है। ठीक है, तीसरा है मापन चरण। तीसरा क्या होता है? मापन मतलब जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मैंने इसके एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को पढ़ाया, अनुदेशन दिया, पहले पाठ्यक्रम मैं बनाई, जैसे मैंने PDF बनाया, पाठ्यक्रम योजना चरण हो गया। ठीक है, आप लोग इसी समझिए। उसके बाद मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्या हो गया? अनुदेशन देना हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा मापन चरण। ठीक है, मापन चरण क्या हो जाएगा? इसके बाद मैं कुछ MCQ क्वेश्चन कहूँगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, वो मापन चरण हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ
कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद आंसर बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं बताऊंगी, आप लोग को खुद बताना रहेगा, वो मूल्यांकन चरण हो जाएगा। तो इसमें 4 चरण आते हैं, पाठ्यक्रम योजना चरण, अनुदेशन चरण, मापन चरण तथा मूल्यांकन चरण। आप लोग सभी को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाएं। शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाएं, जैक्सन ने 1966 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया है। वैज्ञानिक ढंग से जैक्सन ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था। तो पहला क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था। तो अब आप लोग देखिए पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है। क्या करता है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है या पढ़ाने की तैयारी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए योजना बनाता है, पढ़ाने की तैयारी करता है। तो आप लोग याद रखिएगा पूर्व क्रिया अवस्था में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अंतः क्रिया अवस्था में। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक देता है, ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी क्रिया में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। तो अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है। तो कौन सी क्रिया में ये शाब्दिक अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, तो आप लोग याद रखिएगा अंतः क्रिया अवस्था में, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मैं बता देती हूँ। अब देखिए उत्तर क्रिया अवस्था, इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है यहाँ से। पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन शिक्षक किस अवस्था में करता है। तो अंतः क्रिया अवस्था में करता है। प्रश्न पूछता है, सुनता है तथा उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे इसमें से बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का अंतः क्रिया अवस्था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनाए जा सकते हैं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन और ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, ताकि इसको एकदम कॉन्सेप्चुअल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार मैं और बता देती हूँ। देखिए इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती है जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। किसमें आमने सामने होते हैं, तो अंतः क्रिया अवस्था में। शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है। तो शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक प्रेरणा किसमें प्रदान करता है, अंतः क्रिया अवस्था में। पाठ के विभिन्न तथ्यों का वर्णन करता है और प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है, साथ ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो इतना आप लोग इसमें एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं हम लोग उत्तर क्रिया अवस्था में। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। उत्तर क्रिया अवस्था किसमें शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है, तो उत्तर क्रिया अवस्था में, ठीक है। आमने सामने किसमें रहते हैं, तो अंतः क्रिया अवस्था में, ठीक है। इसके बाद शिक्षक सीखे गए कार्यों का मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन किसमें करता है, तो उत्तर क्रिया अवस्था में। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा है, ठीक है, तथा उनके व्यवहारों को किस समय तक परिवर्तन आया है और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण में किए जाने चाहिए, ठीक है। यही 3 टॉपिक आज मैंने लिया था आज आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सारा चैप्टर ख़त्म होने के बाद इस पर आप लोग के MCQ क्वेश्चन आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।